अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं ससिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो नेशनल टॉपिक्स में देखते हैं कि हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि उनकी जो ख़ुद को हमला वाली तकरीर जो थी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उन्होंने आखिर ये तकरीर क्यों की और ऐसे क्या मामला होने जा रहे थे बैकग्राउंड में जो इस तकरीर का सबब बने। तो इसके अलावा हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के ऊपर। मौलाना फजल रहमान जो है वो क्यों धमकियाँ दे रहे हैं नैब को, हुकूमत को। तो इसके अलावा इंटरनेशनल टॉपिक्स भी बहुत ही अहम है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कश्मीर में होने वाले रिसेंट वाक़े के ऊपर कि कश्मीर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे अवाम जो थे वो रात के आधी पहर को यानी कि सड़कों पर निकल आए और वो घबरा के सड़कों पर निकल आए। तो इसके अलावा जो इंटरनेशनल टॉपिक्स में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे मलेशिया के सूरत हाल के ऊपर भी, और जो ख़ित्ते की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो बेसिकली इसराइल के ताल्लुकात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर मामला जो है वो किस रुख जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेशनल टॉपिक्स के ऊपर। तो नेशनल टॉपिक्स में सबसे पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की। तो हुआ कुछ यूँ कि रिसेंट डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ रोनुमा हो रही हैं और एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ रही है, ख़बरें सामने आ रही हैं और समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो हुआ कुछ यूँ कि मियां नवाज साहब ने APC मुनाकिद की पीपल्स पार्टी ने। तो उसमें मियां नवाज साहब ने एक धमाकेदार तकरीर की जिसमें उन्होंने अदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और साथ उन्होंने एक इंतहाई यानी कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर की रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और अदारों के ख़िलाफ़ भी। तो और ये तकरीर उन्होंने क्यों की और उसके पीछे यानी कि बैक एंड पे क्या मामला जो थे वो चल रहे थे और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके बिना पे नवाज शरीफ साहब आखिर फट पड़े। तो इसका आपको पहले बैकग्राउंड बताते चाहें कि आखिर नवाज शरीफ की नेचर क्या है। नवाज शरीफ के वो एक उनका आप साइकोलॉजिकली अगर उनको एनालाइज करें नवाज शरीफ को, तो वो बेसिकली एक इंतहाई ज़िद्दी आदमी कह सकते हैं, एक इंतहाई यानी कि वो कह सकते हैं कि जिनको ना सुनने की आदत नहीं है। यानी कि ये वो इंसान समझ जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ हर वक्त यस सर चाहिए, यानी कि आप मुझे हमेशा यस सर कहते हैं तो मैं आपका खुश हूँ, जैसे ही आप मुझे नो करेंगे तो मैं आपका दोस्त दुश्मन बन जाऊँगा और उस दुश्मनी में अपने हद तक जा सकता हूँ मैं फिर। तो ये नवाज शरीफ की नेचर है। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि मियां साहब चूँकि जब भी कोई बंदा सेलेक्ट करते हैं, जब भी कोई बंदा अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो बड़ी सोच समझ के करते हैं। वो पूरी अगले 10 साल की प्लानिंग करके वो उस अपॉइंटमेंट्स को करते हैं। तो यही सिस्टम उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ किया कि वहाँ पे उन्होंने अपने पसंद के ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको अपॉइंट किया, फिर उनको करप्ट किया, फिर उनको आगे यूज़ किया। तो इसी तरह वो हर डिपार्टमेंट में जाते थे कि उनके पसंद का बंदा जो है वो अपॉइंट हो। तो हुआ कुछ यूँ कि जब तकरीर का मामला आया, क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट यानी कि तकरीरों का मामला आया नवाज शरीफ के दौर में की बात करूँ, 2017-18 की बात करूँ कि जब राहील शरीफ साहब से जब वो रिटायर हो रहे थे और नए आर्मी चीफ़ ने भी आना था। तो उसमें हुआ कुछ कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्तहान था कि वो कौन से नए आर्मी चीफ़ को सेलेक्ट करें कि उनकी ज़िंदगी में सुकून और राहत और चैन आ जाए। तो उन्होंने फिर बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी वो ज़ोर फिक्र के बाद उन्होंने फिर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतखाब किया। हालांकि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इंतहाई कॉम्पिटेंट आर्मी चीफ़ हैं और इंतहाई प्रोफेशनल सोल्जर हैं और इंतहाई यानी कि वो कहते हैं कि वो किसी किस्म का यानी कि वो दबाव में आने वाले नहीं है और किसी किस्म का भी वो यानी कि अनड्यू प्रेशर जो वो सस्टेन यानी कि वो नहीं करते और वो उसको टोटली यानी कि उसको रिबर्ट करते हैं उस प्रेशर को, और ना सिर्फ वो उसको यानी कि उसको मुकाबले भी करते हैं। तो वो कुछ यूँ कि उस ज़माने में जब अपॉइंटमेंट होती थी आर्मी चीफ़ की, तो उस वक्त मियां साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अपॉइंट किया एज ए आर्मी चीफ़। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि मुस्लिम जो थे वो बड़ी खुश थी उस ज़माने में। उस ज़माने सोचा, आपने देखा होगा क्लिप्स चल रहे थे कि ख़ज़ां चली गई, बाहर आ गई, पत्ते झड़ गए, ठीक है, उस तरह की तकरीरें वो जब मरीन नवाज़ के ट्विटर हैंडल से इस तरह हो रहा था। तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि जी हो गया वो हो गया। फिर आपने देखा कि उस ज़माने में जो जनरल आसिम सिंह बाजवा साहब थे उनको भी DGISP के अहदे से हटा के उनको अपॉइंट किया गया था GHQ में। तो फिर उस वक्त जो आज मोहम्मद ज़ुबैर कहलाती हैं मुस्लिम के, उन्होंने उस वक्त ध्यान दिया था कि देखिए हमने मोहम्मद ज़ुबैर को कहाँ भेज दिया, कोने खुड्डे में भेज दिया मोहम्मद जनरल आसिम सिंह बाजवा को। अब वो बंदूकों की नालियाँ साफ़ करेंगे वहाँ पे जाके। तो इस तरह के तस्हीक में एक बयान जो थे वो उस वक्त नून लिख ने दिए कि देखें जी अब तो हमारी खुशियाँ अब हम जो चाहें कर सकते हैं, अब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो वो जो नवाज शरीफ की ना सुन यानी कि वो ना नहीं सुन सकते नवाज शरीफ, तो उनकी ये जो थी उनको ये यानी कि था कि अब मैं सारी मेरी प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं, तो अब मैं आराम से अगले 5 साल भी हुकूमत कर सकता हूँ। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि फिर
आपको देखा होगा कि नवाज शरीफ ने इंतहाई यानी कि उस ज़माने में अपने दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने तस्दीक में रवैया जो था वो इख्तियार रखा आर्मी चीफ से, यानी उनको वॉक थ्रू गेट से गुजारा, फिर कभी उनके फ़ोटो खींची कि आप सलूट मारें मुझे, इस तरह की चीज़ें की गई। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो इंतहाई यानी कि होती, लेकिन जनरल कमर जो बाजवा साहब ने इंतहाई सब्र और इस्तेकामत का मुजाहरा किया और उन्होंने किसी चीज़ का बुरा नहीं बनाया, बल्कि इसको उन्होंने कहा कि आर्मी जो है वो हमेशा मातहत है सिविल गवर्नमेंट को, उनको सिविल गवर्नमेंट के हर अहकाम मानने की पाबंद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है और कानून के मुताबिक जो भी हुकूमत जो है वो उनको ऑर्डर देगी वो उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। तो इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जो भी इक़दाम होंगे वो आर्मी उसको फॉलो करने की पाबंद नहीं है। तो इसी तरह फिर जब ये मामला जो थे उस वक्त तो यानी कि वो सही चलते रहे, तो लेकिन जब पनामा आया तो पनामा के बाद फिर नवाज शरीफ जो थे वो यानी कि वो कहते हैं कि वो हो गए शिकार हो गए कि जी चलो मैंने तो अपने हर जगह अपने बेनिफिट किए हुए हैं तो ये भी मैं मामला आसानी से दबा लूँगा कर लूँगा। तो हमने देखा कि शुरू में नवाज साहब ने ये मामला बिल्कुल लाइट लिया, यानी कि इसको बिल्कुल हल्का लिया इस मामले को, पनामा मामले को, और उनको कहा कि ये तो मक्खन की तरह मैं इसको साफ़ कर दूँगा मामले को, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें कुछ हुआ क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि मियाँ नवाज साहब ने फिर उस वक्त यानी कि मुबैना तौर पर का कॉन्टेक्ट किया अहम शख्सियात को, उन्होंने कहा जी भाई आप ये मामला हल करवाएँ। तो उस वक्त फिर जो अहम शख्सियत थी उन्होंने कहा कि देखिए जी ये जो सियासी मामला है इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, और दूसरा ये कि जो भी मामला था आपके वो अदालतों में, और अदालतों ने फैसला करना है इन चीज़ों का, हमारा किसी भी सिलसिले में किसी में कोई भी वो नहीं है। तो ये जवाब सुन के नवाज शरीफ को जो थी पहली परेशानी हुई और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया उस शख्सियत के ऊपर भी, यानी कि इस वहाँ से फिर जो थी वो दूरियाँ या खलीज जो थी वो शुरू हुई। तो फिर उसके बाद फिर नवाज शरीफ मुतअद्दिद मौक़ों पर प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, जजेस को भी, अदलिया को भी, मुख्तलिफ़ इदारों को भी। तो जब हर जगह उनको नाकामी हुई नवाज शरीफ साहब को, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब जो थे चूँकि ना सुनने की आदी थे, तो उन्होंने फिर एग्रेसिव मूड में आ गए और वो फिर बात जो थी वो इदारों से लड़ाई तक जहाँ पहुँची। फिर उसके बाद ये तलखियाँ इतनी बढ़ गई कि फिर नवाज शरीफ साहब जो थे वो फिर बराह रास्त जो थे वो फिर यानी कि फिर उसमें किरदार आ गया, जज अशरफ मलिक का भी बीच में किरदार आ गया, फिर इसमें दूसरे मामले बीच में आ गए। तो नून लीग ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इस केस को मैनेज कर लिया जाए, लेकिन उनको टोटल नाकामी हुई। और क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने टोटली कह दिया था, टोटली ना कह दी थी मियां नवाज शरीफ को कि हम आपके आइनी अहकामात मानने के पाबंद हैं और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम आपके आइनी जो अहकामात हैं उनको ज़रूर मानें, उनको अवॉइड करें, बल्कि उनको इन्फोर्स भी करवाएँ। तो लेकिन जो भी गैर आइनी इक़दाम अगर आप हमें कहेंगे कि आप आइन से मावरा कोई काम करें तो उसके हम पाबंद नहीं है, और ना ही हम उसको कोई भी गैर कानूनी इक़दाम जो है वो करेंगे। तो इस सिलसिले में जो भी गैर ज़रूरी प्रेशर जो था वो कमर जवाद साहब ने उनको रिजेक्ट किया। और इसी तरह मामला जो फिर आगे बढ़ते गए, तो उसके बाद फिर जाके ये मामला जो थे फिर नवाज साहब जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद फिर शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए, तो उसके बाद भी मामला जो थे वो बैक एंड पे चलते रहे। तो लेकिन जो जनरल कमर जवाद का जो प्रिंसिपल स्टांस था वो उसको बस टिक रहे। उन्होंने कहा कि मैं किसी तौर पे भी अपने असूली मौक़िफ़ पे जो है वो समझौता नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए, और ना ही आर्मी चीफ ने अपने दामन पे कोई दाग लगने दिया। और ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रोफेशनल सोल्जर की भी यही निशानी होती है कि वो अपना कैरियर हमेशा साफ़ तरीके से आगे जारी रखे। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि फिर उसके बाद फिर नून लीग ने मुतअद्दिद मौक़ों पर जो थे दोबारा यानी कि सेटलमेंट की कोशिश की, दोबारा NRO मांगने की कोशिश की, दोबारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इस सिलसिले में भी टोटल यानी कि वो जो था उनको नाकामी का सामना करना पड़ा नून लीग को और मियां नवाज शरीफ साहब को। लेकिन इस सिलसिले में फिर वो कोशिशें थी नून लीग जो थी वो बहरहाल जारी की। और फिर कहा जाता है कि वही तो कहते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुलाकातें की आर्मी चीफ जनरल कमर जवाद, इसकी तस्दीक की शेख रशीद साहब ने, फिर उसके बाद DGSP ने भी इसकी तस्दीक की। लेकिन मरीम नवाज़ जो थी वो टोटली अभी भी डिनाइल मोड में है। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की आर्मी चीफ से, और ना ही उनको ऐसी मुलाकातें करनी चाहिए, ये मरीम नवाज़ का कहना था। तो वो क्यों डिनाई कर रही है, हालांकि वो जिसके बारे में डिनाई करें उनका अपना बंदा जो है वो जाके मुलाकातें कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ को भी पार्टी से एक तरह से किक आउट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ का जी मुस्लिम नून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह वो जो नून और शीन की बात जो थी वो कहती हैं कोई नून शीन मीम शीन नहीं बनने वाली, कोई यानी कि इस तरह कोई मामला नहीं है। तो
हम जो हैं वो इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की है। लेकिन शेख रशीद का कहना ये है कि नून में से शीन ज़रूर निकलेगी और आवाम ज़रूर देखेंगी। और तो शहबाज शरीफ साहब तो उनके मामला जो है वो मियाँ साहब की तकरीर के बाद मज़ीद गंभीर हो चुके हैं। वो इस वक्त डर रहे हैं कि कहीं मैं आज गया तो कल गया, तो वो इस वक्त उनकी रस्सी जो है वो लटक रही है, यानी कि वो पेंडुलम की तरह उनकी वो हिल रही है रस्सी जो है। तो अब देखना ये है कि वो आज यानी कि उनकी अभी तो ज़मानत जो है वो 28 सितंबर तक जो है वो अभी उनकी एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब शहबाज शरीफ जो हैं उनके केसेस तो क्लियर शट हैं, वो यानी कि आज गए तो कल गए, यानी कि वो ओपन एंड शट केस है उनका, शहबाज शरीफ साहब का। क्योंकि 7 अरब रुपये मिल रहे हैं सलमान शहबाज के एम्प्लॉज़ के अकाउंट, एक एम्प्लॉय के अकाउंट में देखिए 2.2 अरब रुपये मिल रहा है दूसरे एम्प्लॉय के अकाउंट, यानी कि 9 अरब रुपये जो है वो उनके सलमान शहबाज के एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में मिल रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ की अपनी मालिक जो है वो इसके जो उनके असासी हैं वो हैं तकरीबन यानी कि 7 अरब रुपये के करीब उनके शहबाज शरीफ के असासी हैं, और जो कि डिक्लेयर्ड असासी हैं वो इंतहाई कम है, जो कि इलेक्शन में शो किए गए हैं और जो जगह शो किए गए हैं वो इंतहाई कम है। तो अब देखना ये कि क्या शहबाज शरीफ उनको मनी टेबल दे पाते हैं और क्या शहबाज शरीफ उनको जस्टिफाई कर पाते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद है कि ये जो महाजरा की सियासत है या ये जो नून लीग की जो सियासत है, क्योंकि आप देखें कि हर रोज़ जो है नून लीग जो है यानी मरीम नवाज़ उनके बयान सख्त से सख्त होता जा रहा है। और बिलावल की भी टोन देखें तो बिलावल की टोन भी जो है वो इंतहाई तज़हीक में यानी कि वो होती जा रही है, यानी कि वो भी अब सख्त टोन जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियाँ अचानक इनको ऐसा क्या हो गया कि उनकी जो है वो यानी कि उनकी एक तरह से टोन चेंज हो गई, उनकी नेचर चेंज हो गई, उनका लहजा चेंज हो गया, उनकी जो यानी कि हर एंगल से वो चेंज हो चुके हैं। तो हाँ, जहाँ तक बात ही मौलाना फजल रहमान की बात तो बीच में रह गई। तो हुआ कुछ नहीं कि मौलाना फजल रहमान को नैब पेशावर ने तलब किया कि जी एसेट बियॉन्ड मीन्स केस में उन्होंने कहा कि आप आएँ और जाके अपना जो है वो जस्टिफाई करें अपनी आमदन को, अपने सासों को। तो मौलाना फजल रहमान के साथ भी जो है वो अरबों रुपए की मालिक में बताई जा रही है, और हालांकि उनका ज़राए आमदन जो है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं है कि उनका ज़राए आमदन आखिर है क्या। तो वह कुछ यूँ कि मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा जाता है कि उनको ज़मीन अलॉट की गई 2002 में मुशर्रफ की तरफ से। तो वो कहते हैं कि ये ज़मीन जो थी गैरकानूनी तौर पर अलॉट की गई थी। मौलाना फजल रहमान को ये ज़मीन जो है वो ना सिर्फ वापस ली जाए बल्कि उनसे पूछा जाए कि अभी जो उनके ज़राए आमदन है वो क्या हैं, और उनके इतने बिलियन डॉलर्स के जो असासी हैं, बिलियन डॉलर के अरबों रुपये के असासी हैं, वो कहाँ से आए और उनके जो एक्सपेंडिचर उनको कौन बर्दाश्त कर रहा है। तो ये तो अब देखने कि मौलाना फजल रहमान फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बेटे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिरकत की। तो उन्होंने फिर नैब को धमकियाँ दी कि अगर आपने नैब में बुलाया तो फिर इंसान ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान पेश नहीं होंगे सिर्फ नैब में, बल्कि 30 लाख कारकुन जो है मौलाना फजल रहमान के वो भी साथ नैब में पेश होंगे। तो एक तरह धमकी थी नैब को भी और हुकूमत को भी कि आप हमें हिम्मत हो तो हमें चैलेंज, हमें गिरफ्तार करके दिखाएँ, हमें पकड़ के दिखाएं, हमसे कोई सवाल पूछ के दिखाएं। तो ये एक क्लियर कट धमकी जितनी मौलाना फजल रहमान की दी गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं आप इंटरनेशनल टॉपिक्स के साथ। तो इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ही अहम है। तो कुछ यूँ कि आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। तो मकबूजा कश्मीर में कुछ यूँ कि श्रीनगर में 2 दिन पहले श्रीनगर में रात 12 बजे के करीब जो थे एक धमाके की आवाज़ सुनी गई कि एक धमाका हुआ है और वहाँ पे ज़मीन जो थी वो लरस गई थी, और उसके बाद लोग जो थे वो सड़कों में निकल आए थे घबरा के और देख रहे थे आखिर हुआ क्या है। तो वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि वहाँ पे पहले उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी, एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी, उसके बाद ज़लज़ले की थरथराहट जो थी वहाँ पे महसूस की गई। और ये ज़लज़ला जो था ये सिर्फ उस वक्त स्टॉप नहीं हो गया बल्कि मल्टीपल वेव्स जो थी उसकी आती रहीं। तो ये मल्टीपल वेव्स जो थी ये काफ़ी डिस्टर्ब करती रही हैं। तो अब लोगों ने देखा कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वही तौर पर जो है ये एक लेटर जारी किया इंडियन गवर्नमेंट ने, उनका कि बेसिकली एक प्रैक्टिस थी बॉम्ब की भी कि एयरफोर्स की प्रैक्टिस थी कि वो सेफली यानी कि डेमोलिशन ऑफ बॉम्ब जो है 120 kg या 100 kg तक वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे सेफ जगह पे यानी कि गिरा के उसका कर रहे थे। तो लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया गया कि उनका कि टोटली नहीं, इस तरह कोई वाक़या नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ अर्थक्वेक था, नॉर्मल अर्थक्वेक था जो कि जिसमें जो 4.5 या 5.5 मैग्नीट्यूड का था, जो कि जिसने वादी को हिट किया, श्रीनगर को हिट किया। तो लेकिन सोर्स जो है वो ये कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं थी बल्कि ये वाक़या कुछ और था। और ये जो था बेसिकली मुबैन तौर पर कहते हैं कि इंडिया ने बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल की है इसराइल से,
और उसकी मदद से वो लो मैग्नीट्यूड यानी कि हल्के पैमाने पे या थोड़े पैमाने पे वो किसी भी जगह पे ज़लज़ला लेके आ सकता है, आर्टिफिशियल ज़लज़ला यानी कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जो है वो लेके आ सकता है। इसराइल टेक्नोलॉजी जो उसने एक्वायर की अभी मुबैनी तौर पे इसराइल से, इंडिया ने। तो अब देखना ये है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है और इस तरह की मज़ीद क्या टेक्नोलॉजीज़ इंडिया ने एक्वायर की हैं इसराइल से, तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया में हालात जो हैं वो इंतहाई जो हैं वो गंभीर हो चुके हुए हैं और जो वहाँ के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर थे नजीब यानी कि अनवर इब्राहिम साहब ने इस वक्त चैलेंज किया है जो उनके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मुहियुद्दीन यासीन साहब, उनको चैलेंज किया है कि ये अपनी मेजॉरिटी जो है वो लूज़ कर गए हुए हैं, हमारे पास पार्लियामेंट मेजॉरिटी मौजूद है, मैं जब चाहूँ अपनी मेजॉरिटी शो करके इनको ओहदे से हटा सकता हूँ, जिसकी महातिर मोहम्मद ने शदीद मुखालफत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई भी चेंज नहीं लाया जाना चाहिए पार्लियामेंट में और हुकूमत को भी मुद्दत पूरी कर दी जानी चाहिए और इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। तो इसी तरह आप देखते हैं कि मलेशिया का टर्मोलॉजी आखिर किस वक्त क्या करता है और इसके मामले आखिर किस वक्त जाते हैं, तो ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।